क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है या फिर हम अपनी इच्छा से अपना जीवन का निर्णय लेते हैं? ये एक प्रश्न कभी ना कभी आपके मन में अवश्य आया होगा। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्राचीन ऋषि मुनियों से लेकर मॉडर्न फिलोसफर्स तक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह इसका उत्तर अभी तक किसी को नहीं मिल पाया है। तो आइए आज की वीडियो में हम साइंस, साइकोलॉजी और फिलॉसफी के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझते हुए इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे और अंत में आपको बताएंगे कि सबसे एंशिएंट बिलीफ फ्री विल के बारे में क्या कहती है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। साइंस का पर्सपेक्टिव। साइंस में फ्री विल और डेस्टिनी के बीच का डिबेट काफी पुराना है। इस कंटेक्स्ट में एक रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट हुआ था बेंजामिन लिबेट के द्वारा। 1980s में किया गया लिबेट का एक्सपेरिमेंट हमारे कॉन्शियस डिसीजन के बारे में बात करता है। उस वक्त ये बिलीफ था कि हम अपनी इच्छा से अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन लिबेट ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रश्न उठाया कि क्या सच में हमारे डिसीजंस हमारे कंट्रोल में हैं? क्या हम जो एक्शंस करते हैं वो हमारे कॉन्शियस डिसीजन का रिजल्ट है या कुछ और है? इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को कहा गया कि जब भी वो अपनी इच्छा से हाथ उठाएं, उस समय को एक क्लॉक पे नोट करें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके हाथ उठने से कुछ मिली सेकेंड्स पहले उनके मस्तिष्क में जो रेडीनेस पोटेंशियल होता था वो एक्टिवेट हो जाता था। EEG के माध्यम से उन्होंने ये देखा कि ये पार्टिसिपेंट्स का मस्तिष्क पहले से ही सिग्नल जनरेट करता था, फिर उन्हें एक्शन का आभास होता था। ये लैग लगभग 200 मिली सेकेंड्स का था, यानी पार्टिसिपेंट्स को अपना हाथ उठाने का अभ्यास होने से 200 मिली सेकेंड्स पहले ही हाथ उठाने के सिग्नल अपने ब्रेन द्वारा मिल जाते थे। लिबेट का एक्सपेरिमेंट इस बात का इंडिकेशन था कि हमारे डिसीजंस हमारे कॉन्शियस विल से पहले ब्रेन के सिग्नल से डिसाइड होते हैं, यानी हमारी फ्री विल एक इल्यूजन हो सकती है। पर लिबेट ये भी मानते थे कि फ्री विल को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे फ्री वोंट कहते हैं। उनका कहना था कि जब हमारा ब्रेन कोई एक्शन इनिशिएट करता है तब हमें थोड़ी देर के लिए कंट्रोल दिया जाता है कि हम उस एक्शन को परफॉर्म करें या रोक दें, यानी हमारे पास वीटो पावर होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे ब्रेन में पहले से कुछ सिग्नल्स इनिशिएट हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें कॉन्शियसली रिजेक्ट या अप्रूव करने का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन बेंजामिन लिबेट के एक्सपेरिमेंट्स को काफी क्रिटिसिज्म मिला। बहुत से साइंटिस्ट और फिलोसफर्स ने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के एक्शंस जैसे कि हाथ उठाने तक लिमिटेड था। रियल लाइफ के कॉम्प्लेक्स डिसीजंस जैसे मॉरल या एथिकल चॉइसेस इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो सकते। फिर आते हैं फिलोसफर डेनियल डेनेट, जिनका कहना था कि लिबेट के एक्सपेरिमेंट को ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया गया। उन्होंने कहा कि रेडीनेस पोटेंशियल का ब्रेन एक्टिविटी से कोई डायरेक्ट रिलेशन फ्री विल के कंटेक्स्ट में नहीं है। यह सिंपली एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो सकता है जो कॉन्शियस डिसीजन से अलग हो। आज भी न्यूरोसाइंस में लिबेट के एक्सपेरिमेंट पर काफी रिसर्च और डिस्कशंस होती है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट जैसे पैट्रिक हैगर्ड ने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट एक्शंस और डिसीजंस के बीच का एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन को दिखाता है, लेकिन ये प्रूफ नहीं करता है कि फ्री विल है कि नहीं है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ये मानती है कि हमारी ब्रेन के सिग्नल और कॉन्शियस अवेयरनेस के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जिसे पूरी तरह समझने में अभी भी समय लगेगा। इसलिए आज के दिन में भी लिबेट के एक्सपेरिमेंट का रिलेवेंस बना हुआ है, लेकिन इसके रिजल्ट्स को काफी केयरफुली समझने की जरूरत है। क्वांटम फिजिक्स एंड फ्री विल। क्वांटम फिजिक्स भी इस डिबेट में अपना एंगल डालती है। हाइजेनबर्ग्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पे मेजर नहीं किया जा सकता। क्वांटम मैकेनिक्स में रैंडमनेस का एक ऐसा रोल होता है जो सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स डिटरमिनिस्टिक नहीं है, यानी फ्री विल हो सकती है क्योंकि क्वांटम लेवल पे रैंडमनेस एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये रैंडमनेस फ्री विल को डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि रैंडमनेस और कंट्रोल अलग चीजें हैं। साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव। अब हम अगर इस फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी के डिबेट
को साइकोलॉजिकल एंगल से समझें तो सबसे पहले नाम आता है सिगमंड फ्रायड का। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे डिसीजंस अनकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होते हैं। सिगमंड फ्रायड के हिसाब से हमारे अनकॉन्शियस डिजायर्स और सप्रेस्ड इमोशन का हमारे बिहेवियर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। उन्होंने अपने साइको एनालिटिक थ्योरी में कहा कि हमारा प्रेजेंट बिहेवियर पुराने एक्सपीरियंसेस, पर्टिकुलरली बचपन के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस का रिफ्लेक्शन होता है। फ्रूड का कहना था कि जब तक हम अपने अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं समझते, हम अपने एक्शंस को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने डेस्टिनी को अपने पास्ट के पैटर्न्स के आधार पर ही जीते हैं। उन्होंने अपने साइको एनालिटिकल थ्योरी के थ्रू ये कहा कि ह्यूमन माइंड के 3 लेयर्स होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये तीनों कंपोनेंट्स हमारे हर डिसीजन को अफेक्ट करते हैं और इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका रिजल्ट हमारे एक्शन में दिखता है। आइए इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। इड, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड का वो भाग है जो पूरी तरीके से प्रिमिटिव और इंस्टिंक्चुअल होता है। ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी ये तुरंत सेटिस्फैक्शन चाहता है, जैसे भूख, प्यास, सेक्सुअल अर्जेस, ये सब इड से आते हैं। इड को कोई मॉरलिटी या रूल्स नहीं समझ आता। ईगो, ये कॉन्शियस माइंड का पार्ट है जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ईगो इड और एक्सटर्नल रियलिटी के बीच बैलेंस बनाता है। जब इड कोई इम्पल्स देता है, ईगो उसको रियलिटी के हिसाब से कंट्रोल करता है ताकि वो इम्पल्स सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से एक्सप्रेस हो। और फाइनली सुपर ईगो, ये हमारा मॉरल कंपास है। सुपर ईगो वो रूल्स और वैल्यूज को फॉलो करता है जो हमें सोसाइटी और परिवार से मिलते हैं। ये इड के अर्जेस को कंट्रोल करता है और ईगो को मॉरल तरीके से डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। इन 3 फोर्सेस के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनसे ही हमारे एक्शंस और डिसीजंस शेप होते हैं। फ्रूड का मानना था कि हमारे कॉन्शियस डिसीजंस हमारे अनकॉन्शियस डिजायर से प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा था कि काफी सारी डिजायर्स और फियर जो हमें पता भी नहीं होते हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दब जाते हैं, इन्हीं रिप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस से दुख या ट्रॉमा फेस कर चुका है तो वो एक्सपीरियंसेस उसके सबकॉन्शियस माइंड में छुप जाते हैं और उनके आने वाले डिसीजंस पे असर डालते हैं। यानी आप कॉन्शियसली एक डिसीजन ले रहे हैं लेकिन वो डिसीजन आपके अनकॉन्शियस में छुपी हुई इमोशंस या डिजायर की वजह से होता है। फ्रूड ने कहा, जब हमारे इड और सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म को प्रयोग में लाते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म हमें गिल्ट, एंजाइटी और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से बचाते हैं। कुछ कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है जैसे रिप्रेशन, अनवांटेड थॉट्स और मेमोरीज को सबकॉन्शियस में दबा देता है। डिनायल, रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। प्रोजेक्शन, अपने निगेटिव फीलिंग्स को दूसरों पे थोप देता है। एंड डिस्प्लेसमेंट, अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे इंसान या चीज पर निकालना जो एक्चुअल कॉज नहीं है। इन डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करते हैं, लेकिन ये भी हमें कंट्रोल करते हैं। फ्रूड का साइको एनालिसिस में फ्री विल और डिटर्मिनेशन का डिबेट काफी कॉम्प्लेक्स है। फ्रूड कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो डिसीजंस काफी ज्यादा हमारे अनकॉन्शियस माइंड से प्रभावित होते हैं। यानी हम सोचते हैं कि हमारे पास फ्री विल है, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस डिजायर्स और रिप्रेस्ड मेमोरीज हमेशा हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। डिटर्मिनिज्म फ्रूड की थ्योरी में इसलिए देखा है क्योंकि अगर आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या अनकॉन्शियस डिजायर्स आपके एक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं तो ये कहना मुश्किल है कि आप पूरी तरह से अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स की। कार्ल रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। कार्ल रॉजर्स जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा है कि हर इंसान के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपने प्रेजेंट को डिफाइन करे और अपने डिसीजंस के लिए जिम्मेदार बने। उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें इंसान अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए अपने डिसीजंस को कॉन्शियसली कंट्रोल करता है। रॉजर्स का कहना है कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है क्योंकि इंसान अपने सर्कमस्टेंसेस के बियॉन्ड अपने आप को ग्रो कर सकता है। कार्ल रॉजर्स के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन,
एक्चुअलाइजेशन। रॉजर्स कहते हैं कि मनुष्य का अल्टीमेट गोल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, यानी अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करना। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें इंसान अपनी एबिलिटीज और टैलेंट का पूरी तरीके से उपयोग करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसा स्टेट है जिसमें इंसान अपने आप को समझता है, अपने इमोशंस और डिजायर्स को फुली एक्सेप्ट करता है और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करता है। रॉजर्स का कहना है कि हम सब एक एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी के साथ पैदा होते हैं जो हमें ग्रो करने और इवॉल्व करने पर मजबूर करता है। ये हमारे अंदर एक नेचुरल ड्राइव होती है जिससे हम अपने बेस्ट सेल्फ को बनाने की कोशिश करते हैं। द फुली फंक्शनिंग पर्सन। कार्ल रॉजर्स का आइडियल इंसान एक फुली फंक्शनिंग पर्सन होता है। ये वो इंसान होता है जो अपनी जिंदगी को ओपन, क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल तरीके से जीता है। फुली फंक्शनिंग पर्सन अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करता है और अपने चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये इंसान अपने कॉन्शियस डिसीजन के थ्रू अपने आप को इवॉल्व करते रहता है और अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। रॉजर्स कहते हैं कि अगर हमारे लाइफ कंडीशंस फेवरेबल हों तो हर इंसान फुली फंक्शनिंग बन सकता है, लेकिन कई बार सोशल एक्सपेक्टेशंस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और क्रिटिसिज्म हमें अपने एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी से दूर कर देते हैं। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। रॉजर्स का कॉन्सेप्ट ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एक सेंट्रल आइडिया है उनकी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में। उन्होंने कहा है कि हर इंसान जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है जिसमें कोई जजमेंट या क्रिटिसिज्म ना हो। ये एक्सेप्टेंस और लव इंसान को अपने आप को समझने, अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करने और अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। रॉजर्स का कहना है कि अगर हमें ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड नहीं मिलती तो हम अपने बिहेवियर को दूसरों को खुश करने के लिए मॉडिफाई कर लेते हैं और अपने ट्रू सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये डिस्कनेक्ट ही एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बनता है। कॉन्ग्रुएंस वर्सेस इनकॉन्ग्रुएंस। कार्ल रॉजर्स ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस तब होती है जब आपके रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच बैलेंस हो। ये एक हेल्दी स्टेट है जिसमें इंसान अपने आप को फुली एक्सेप्ट करता है और अपने लाइफ में हार्मनी फील करता है। इनकॉन्ग्रुएंस ऑन द अदर हैंड तब होती है जब आपके रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में मिसमैच हो। जब इंसान दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए अपनी ट्रू फीलिंग्स को सप्रेस करता है तो इनकॉन्ग्रुएंस होती है, जिससे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और लो सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है। रॉजर्स ने फ्री विल के बारे में क्या कहा, इसके बारे में जानते हैं। फ्री विल के कॉन्टेक्स्ट में कार्ल रॉजर्स का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। उन्होंने कहा है कि हर इंसान के पास अपनी जिंदगी को शेप करने की पावर होती है, बस उसको अपने एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी को समझना होता है। रॉजर्स का मानना था कि ह्यूमन बीइंग इनेटली फ्री होते हैं, लेकिन उनका फ्रीडम तभी एक्सप्रेस हो पाता है जब उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले। रॉजर्स के लिए फ्री विल का मतलब था अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने डिसीजंस को फ्रीली लेना और अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस को अपने हाथों में लेना। रॉजर्स के ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अगर डिटर्मिनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये थ्योरी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। जहां फ्रूड जैसे साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हमारे डिसीजंस काफी ज्यादा हमारे अनकॉन्शियस माइंड या एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, रॉजर्स कहते हैं कि हर इंसान अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रॉजर्स का ये बिलीफ था कि जब तक इंसान को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और सेल्फ एक्सेप्टेंस मिलता रहेगा तब तक वो अपने पोटेंशियल को अचीव करने के रास्ते पर चल पाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स इंसान को टेम्पोरेरीली हिंडर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंसान अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पश्चात दर्शन फ्री विल के बारे में क्या कहते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में डिटर्मिनिज्म ऑफ फ्री विल का डिस्कशन काफी पुराना है। थॉमस हॉब्स जैसे फिलोसोफर का मानना था कि सब कुछ एक कॉज एंड इफेक्ट सीक्वेंस के थ्रू होता है, यानी हमारे डिसीजंस पहले से लिखे हुए होते हैं क्योंकि वो नेचुरल लॉज के अधीन होते हैं। हॉब्स कहते थे कि इंसान के डिसीजंस उनके नेचुरल डिजायर्स के प्रभाव में होते हैं और ये डिजायर्स भी एक तरीके से एक्सटर्नल कॉजेस से आते हैं। ये डिटर्मिनिस्टिक व्यू फ्री विल को रिजेक्ट करता है। इस डिबेट में सबसे पहले हम बात करेंगे बारुच स्पिनोजा के बारे में। स्पिनोजा की फिलॉसफी ने डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ एक यूनिवर्सल ऑर्डर के हिसाब से होता है और हमारा फ्री विल भी इस ऑर्डर का पार्ट है।
स्पिनोजा कहते हैं कि इंसान का प्रत्येक एक्शन एक सीक्वेंस का पार्ट है जो यूनिवर्स के रूल के मुताबिक होता है, लेकिन इंसान को लगता है कि वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहा है। स्पिनोजा की फिलॉसफी के सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिस्टिक व्यू है। उन्होंने फ्री विल को एक इल्यूजन माना क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हमारा हर एक्शन एक कॉज एंड इफेक्ट चेन का हिस्सा होता है। हर चीज जो हम सोचते हैं या करते हैं वो एक नेसेसरी आउटकम होता है किसी पहले इवेंट का। जैसे एक मशीन के पार्ट्स एक प्रेडिक्टेबल वे में फंक्शन करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी नेचर के लॉज के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। डिटर्मिनिज्म कहता है कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। एक इंसान का जो भी एक्शन होता है वो उसके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, उसके बायोलॉजी और उसके इमोशन से डिटरमाइंड होता है। स्पिनोजा ये आर्ग्यू करते हैं कि तुम अपने एक्शंस को फ्री नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे एक्शंस नेचुरल लॉज और कॉजेस का ही रिजल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पीने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन स्पिनोजा कहते हैं कि ये डिसीजन आपकी फ्री विल का रिजल्ट नहीं बल्कि आपके बॉडी के पानी की कमी का रिएक्शन है। आपके बिहेवियर को बायोलॉजिकल नेसेसिटी और नेचर के लॉज कंट्रोल करते हैं। पर कुछ फिलोसफर्स जैसे कि जॉन लॉकी और डेविड ह्यूम कहते हैं कि डिटर्मिनिज्म और फ्री विल एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती है। इस थ्योरी को कंपैटिबिलिज्म कहते हैं। लॉकी और ह्यूम कहते हैं कि अगर हम अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग कुछ करते हैं तो हम अपनी इच्छा से कर रहे होते हैं, लेकिन ये डिजायर्स भी एक्सटर्नल कॉजेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। ह्यूम ने आर्ग्यू किया है कि फ्रीडम का मतलब टोटल इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉजेस नहीं है, बल्कि फ्रीडम का मतलब है इंसान अपने डिजायर्स और मोटिव्स के अकॉर्डिंग एक्ट करे बिना एक्सटर्नल फैक्टर्स के। हॉब्स ने कहा है कि फ्रीडम का मतलब है कि फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। इंसान अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जब तक वो उसके पर्सनल डिजायर्स और इंटेंशंस के रूप में आता है, चाहे उन्हें प्री डिटरमाइंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। लॉकी के कंपैटिबिलिटी थ्योरी ने भी इस आइडिया को प्रमोट किया कि हमारे चॉइसेस प्री डिटरमाइंड हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम उनको वॉलंटरली अपनाते हैं हम उन्हें फ्री कह सकते हैं। इन फिलोसफर्स के थॉट का सेंट्रल आइडिया ये था कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हमारे एक्शंस कंप्लीटली रैंडम या कॉजलेस होते हैं, बल्कि फ्रीडम का मतलब है कि हमारे एक्शंस हमारे डिजायर्स के अकॉर्डिंग अलाइंड होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ लॉक्ड रूम। कंपैटिबिलिज्म को समझने के लिए एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है लॉक्ड रूम एनालॉजी। इमेजिन कीजिए कि आप एक रूम में हैं और आप फ्रीली डिसाइड करते हैं कि आप यहाँ रहना चाहेंगे। आप अपने इंटरनल डिजायर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं, तो ये आपका फ्री डिसीजन है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि दरवाजा लॉक्ड है और आपके पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। यहाँ कॉम्पैटिबिलिस्ट ये कहते हैं कि जब तक आप अपने इंटरनल मोटिवेशंस के अकॉर्डिंग एक्शन ले रहे हैं तब तक आपका डिसीजन फ्री है, चाहे आपके पास टेक्निकली दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हों या ना हो। कॉम्पैटिबिलिज्म का एक मेजर एस्पेक्ट है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक क्वेश्चन जो हमेशा फिलॉसफी में उठता है वो ये है कि हमारे एक्शंस प्री डिटरमाइंड हैं, तो हम मॉरली रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? कॉम्पैटिबिलिस्ट का जवाब सिंपल है, हम मॉरली रिस्पॉन्सिबल हैं जब हमारे एक्शंस हमारे इंटरनल डिजायर से निकल कर आते हैं। अगर आप किसी एक्शंस को अपने फ्री विल के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे या आपको फोर्स किया गया है तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन अगर आप अपने इंटरनल इंटेंशन से अपना डिसीजन ले रहे हैं तो चाहे वो डिसीजन कॉजेस से इन्फ्लुएंस्ड हो, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर आते हैं हैरी फ्रैंकफर्ट। हैरी फ्रैंकफर्ट ने कॉम्पैटिबिलिज्म के कॉन्सेप्ट को एक नए लेवल तक ले गए अपने सेकेंड ऑर्डर डिजायर के कॉन्सेप्ट के साथ। उन्होंने ये थ्योरी दी कि ह्यूमन बीइंग के पास फर्स्ट ऑर्डर डिजायर होते हैं, यानी जो चीजें हम करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जिसे उन्होंने सेकेंड ऑर्डर डिजायर कहा। ये वो डिजायर हैं जो हम अपनी फर्स्ट ऑर्डर डिजायर के ऊपर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चॉकलेट पसंद है लेकिन आप फिटनेस के लिए अपने इस डिजायर को सप्रेस करते हैं, तो आपके सेकेंड ऑर्डर डिजायर ने आपके फर्स्ट ऑर्डर डिजायर को ओवरराइड कर दिया है। फ्रैंकफर्ट कहते हैं कि जब आप अपने सेकेंड ऑर्डर डिजायर के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं तभी आपको फ्री कहा जा सकता है, और ये कंपैटिबिलिटी थ्योरी के सेंटर में आता है। अब हम आखिरी में अपने भारतीय दर्शन के ऊपर आते हैं। सबसे पहला है कर्म की थ्योरी, कर्म का सिद्धांत। अर्थात
भारतीय फिलॉसफी में कर्म सिद्धांत एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। कर्म के अनुसार हम अपने एक्शंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य को शेप करते हैं। वेदांत और न्याय जैसे स्कूल कहते हैं कि इंसान अपने डिसीजंस के द्वारा अपनी रियलिटी को चेंज कर सकता है। कर्म थ्योरी कहती है कि इंसान अपने पूर्व कर्मों के फल को भुगत रहा है, लेकिन अपनी करंट लाइफ के एक्शन से अपना फ्यूचर बदल सकता है। न्याय फिलॉसफी डिटर्मिनिज्म के अगेंस्ट जाती है और फ्री विल की स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। न्याय स्कूल कहते हैं कि सब कुछ नॉलेज और लॉजिक के थ्रू समझा जा सकता है। हम अपनी इग्नोरेंस के वजह से गलत डिसीजन लेते हैं और जब हम ट्रू नॉलेज प्राप्त करते हैं तब हम लिबरेशन यानी मोक्ष पा सकते हैं। इसलिए ये स्कूल फ्री विल का सपोर्ट करता है, क्योंकि सही ज्ञान से हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। लेकिन ये भी माना जाता है कि नेचुरल कॉजेज का कुछ इफेक्ट होता है इंसान के डिसीजंस पर, लेकिन ये कंप्लीट डिटर्मिनिज्म के रूप में नहीं देखा जाता। यहाँ कर्म थ्योरी का भी बड़ा रोल है, जो कहती है कि हमारे एक्शंस हमारे पास्ट एक्शन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, लेकिन हमारे पास अपने फ्यूचर को शेप करने का ऑटोनॉमी होता है। न्याय दर्शन का अल्टीमेट एम होता है मोक्ष, यानी लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिसको हम कहते हैं संसार। न्याय कहता है कि मोक्ष तब मिलता है जब एक इंसान परफेक्ट नॉलेज प्राप्त करता है, जहां वो सारी सफरिंग से मुक्त हो जाता है। जब हम ट्रू नॉलेज को लॉजिकल रीजनिंग और वैलिड प्रमाण के थ्रू प्राप्त करते हैं तो हम सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट न्याय फिलॉसफी को डीपर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट करता है, जैसे कि हमारी अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है और क्या हम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर आते हैं सांख्य फिलॉसफी पे। सांख्य फिलॉसफी कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति के बीच का जो रिलेशन है वो हमारी रियलिटी को शेप करता है। पुरुष अर्थात कॉन्शियसनेस और प्रकृति अर्थात मैटर के साथ जुड़कर संसार को बनाता है। फ्री विल तभी पॉसिबल है जब हम प्रकृति को समझ के उसके परे चलें। इस फिलॉसफी को समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम पुरुष और प्रकृति को समझें। पुरुष कॉन्शियसनेस ये प्योर कॉन्शियसनेस है जो एक इटर्नल पैसिव ऑब्जर्वर है। पुरुष को हम सोल के रूप में समझ सकते हैं और दूसरी प्रकृति जिसको मटेरियल वर्ल्ड के रूप में जाना जा सकता है। ये मैटर का सबसे पहला सब्सटेंस है या कहें कि प्राइमोर्डियल सब्सटेंस है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, माइंड, बॉडी, सेंसेस और मटेरियल वर्ल्ड। ये दोनों पुरुष और प्रकृति कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं और सांख्य का मेन गोल है इन दोनों का डिफरेंस समझना, जिससे इंसान मोक्ष पा सके। सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इंसान का जो रियल एसेंस है वो है पुरुष, जो एक पैसिव ऑब्जर्वर है और फ्री विल के कंटेक्स्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जो इंसान का एक्सपीरियंस है वो मेनली प्रकृति के फ्रेमवर्क में होता है, जिसमें माइंड और ईगो का रोल प्रोमिनेंट होता है। तो सांख्य के पर्सपेक्टिव से फ्री विल एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि हम जो डिसीजंस लेते हैं वो प्रकृति के गुण से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग प्रकृति के 3 गुण होते हैं जो कि इंसान के एक्शंस और चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे सत्व गुण जिसको हम लोग गुडनेस या हार्मनी कह सकते हैं, ये प्योरिटी और नॉलेज का गुण है। दूसरा राज गुण, इसको हम लोग एक्शन या पैशन से भी कंपेयर कर सकते हैं, ये डिजायर और एक्शन के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। फिर आते हैं तम गुण जिसको इनर्शिया या डार्कनेस भी कहते हैं, ये इग्नोरेंस और इनएक्टिविटी का सिंबल है। जब इंसान की बुद्धि यानी इंटेलेक्ट तामसिक या राजसिक हो जाती है तो उसके एक्शंस भी इन गुणों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। लेकिन जब बुद्धि सात्विक होती है तब इंसान को अपना ट्रू नेचर अर्थात पुरुष का ज्ञान होता है और तभी इंसान अपने कर्मों को फ्रीडम के साथ समझ पाता है। सांख्य फिलॉसफी कर्म के प्रिंसिपल को भी मानती है, जहां मनुष्य के पास्ट एक्शंस अर्थात कर्म उसके करंट और फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं। लेकिन ये कर्म के साइकिल को प्रकृति का पार्ट समझती है, न कि पुरुष का। सांख्य के लिए कर्म एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम के थ्रू काम करता है, लेकिन इंसान का असली फ्रीडम तब आता है जब वो पुरुष और प्रकृति के बीच डिफरेंस को समझ जाता है।
ये कॉन्सेप्ट लिबरेशन यानी मोक्ष का भी बेस बनता है। जब मनुष्य पुरुष को समझ जाता है और प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है, तब वो कार्मिक साइकिल से भी मुक्ति पा लेता है। सांख्य के अकॉर्डिंग इंसान का माइंड और ईगो फ्री विल को प्रैक्टिस करता है, लेकिन ये दोनों प्रकृति के प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए इंसान का ईगो जो डिसीजन लेता है वो प्रकृति के 3 गुण से कंडीशनड होता है। सांख्य के पर्सपेक्टिव से ये कंडीशनिंग ही बंधन का कारण बनती है। जब हम सात्विक बुद्धि से काम करते हैं तब हम अपने डिसीजंस और एक्शंस को बेटर कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन जब हम तामसिक या राजसिक गुण के अंडर काम करते हैं तो हमारे डिसीजंस भी बाउंडेड और इम्पल्सिव होते हैं। सांख्य फिलॉसफी के अनुसार इंसान का अल्टीमेट गोल है मोक्ष प्राप्त करना। ये तब अचीव होता है जब हम अपनी ट्रू नेचर को समझते हैं और प्रकृति के बंधन से अपने आप को फ्री कर लेते हैं। इस मोक्ष के कंटेक्स्ट में सांख्य एक यूनिक पोजीशन होल्ड करती है। यहाँ इंसान को समझना होता है कि वो अपने रियल सेल्फ यानी पुरुष से दूर हो गया है और प्रकृति के इफेक्ट से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। मोक्ष के बाद इंसान का प्रबंध कर्म खत्म हो जाता है और वो साइकिल ऑफ रीबर्थ और सफरिंग से मुक्ति पा लेता है। अब हम बात करेंगे कुछ और ईस्टर्न फिलॉसफी की जो इस डिबेट को समझने के लिए आवश्यक है। बुद्धिज्म ने इसके बारे में क्या बोला? बुद्धिज्म में अन्नत यानी नो सेल्फ का कॉन्सेप्ट काफी सिग्निफिकेंट है। बुद्ध ने कहा है कि हमारा सेंस ऑफ सेल्फ असल में एक इल्यूजन है, सब कुछ इम्पर्मानेंट है और हम अपने डिजायर्स और अटैचमेंट के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। कर्म साइकिल के थ्रू डिसीजंस और इवेंट्स रिपीट होते हैं और फ्री विल और डेस्टिनी दोनों एक इल्यूजन कहते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रत्यक्ष में बदल रहा होता है। अन्नत क्या है? आइए अन्नत को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। बुद्धिज्म के सेंट्रल टेनेट्स में से एक कॉन्सेप्ट है अन्नत, जिसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है नो सेल्फ या नॉन सेल्फ। लेकिन इसका मतलब है क्या? सिंपल भाषा में अन्नत एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है जो ये कहती है कि इंसान का जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो एक इल्यूजन है। हम जो अपने आप को एक सॉलिड परमानेंट आइडेंटिटी के रूप में समझते हैं वो असल में कुछ नहीं है। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग कोई भी फिक्स्ड और परमानेंट सेल्फ नहीं होता। बुद्ध कहते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें फिजिकल और मेंटल फैक्टर्स का सेट होता है। इसका अर्थ हम जो अपने आप को समझते हैं, हमारी बॉडी, इमोशंस, थॉट, पर्सनैलिटी, ये सब लगातार बदलते हुए अर्थात इम्पर्मानेंट और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बुद्ध ने एक मेटाफर दिया था, जैसे नदी का फ्लो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है वैसे ही हमारी आइडेंटिटी भी हर मोमेंट में इवॉल्व होती रहती है। बुद्धिज्म के मुताबिक फ्री विल का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है क्योंकि ये सेल्फ को रिजेक्ट करता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा कोई परमानेंट सेल्फ है ही नहीं, तो फ्री विल का रूल क्या होता है? बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग जो हम डिसीजन लेते हैं वो सब डिपेंडेंट हैं हमारे पास्ट कर्म, कंडीशनिंग और एक्सपीरियंसेस पर। कर्म यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है जो हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन क्योंकि कोई फिक्स्ड सेल्फ नहीं है, हम अपनी कंडीशनिंग को ओवरकम कर सकते हैं और न्यू चॉइसेस बना सकते हैं। बुद्धिज्म के मिडिल पाथ का कॉन्सेप्ट यही सिखाता है कि हम अपने डिजायर्स और अटैचमेंट से दूर होकर एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं जो हमारे एक्शंस हमारे हायर अवेयरनेस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ना कि हमारे डिजायर और क्रेविंग से। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अन्नत के साथ रिलेटेड है वो है ईगो का इल्यूजन। बुद्ध कहते हैं कि हम अपने आप को एक इगोइस्टिक सेंस ऑफ सेल्फ के थ्रू देखते हैं जिसमें हम अपनी बॉडी और माइंड को मेन और मेरा कहते हैं, लेकिन ये ईगो एक बैरियर बन जाता है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ईगो की वजह से हम अटैचमेंट और सफरिंग में फंसे रहते हैं। जब हम ईगो को एक इल्यूजन मान लेते हैं तब हम सफरिंग से मुक्ति पा सकते हैं और एक स्पिरिचुअल लिबरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगली फिलॉसफी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है टाओइज्म। टाओइज्म के पर्सपेक्टिव से फ्री विल एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। एक तरफ टाओइज्म कहता है कि हर इंसान के पास फ्री विल है अपनी चॉइसेस लेने का, लेकिन दूसरी तरफ टाओइज्म इंसिस्ट करता है कि हमारे जीवन का असली बैलेंस तब आता है जब हम अपनी विल को टाओ के अनुसार फ्लो के साथ अलाइन करते हैं। टाओइज्म में एक काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वू वी का, जो एक पैसिव एक्शन का कॉन्सेप्ट है।
वू वी का मतलब होता है एक्शन विदाउट फोर्स, यानी एफर्टलेस एक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं करें, बल्कि ये कहता है कि हम उसी समय और तभी करें जब वो नेचुरली फ्लो करे। तो टाओइज्म फ्री विल को डिनाई नहीं करता, लेकिन ये अवश्य कहता है कि विल का एक्सरसाइज करना तब सही है जब वो टाओ के नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट ना हो। जब हम अननेचुरल और फोर्सफुल एक्शन लेते हैं, हम ज्यादा दुख और इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं अपनी जिंदगी में। टाओइज्म में फ्री विल का मतलब ये होता है कि हम अपनी फ्री विल को इंटेलिजेंटली यूज करते हैं और नेचर के फ्लो को समझकर एक्शन लेते हैं। टाओइज्म एक तरह से डिटर्मिनिज्म और फ्री विल के बीच में एक यूनिक बैलेंस को एडवोकेट करता है। टाओइज्म डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि नेचर और यूनिवर्स का एक अपना कोर्स है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इस एस्पेक्ट में ये डिटर्मिनिज्म के क्लोजर लगता है, लेकिन टाओइस्ट फ्री विल ये कहता है कि हम अपने एक्शन को इस नेचुरल फ्लो के साथ अलाइन करके एक बेटर फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं। टाओइज्म का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम फोर्सफुल और अननेचुरल एक्शन को छोड़ते हैं, तभी हम अपनी विल को यूनिवर्स के ट्रू नेचर के साथ सिंक में ला सकते हैं। तो फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के ट्रेडिशनल वेस्टर्न डिबेट्स में टाओइज्म एक यूनिक मिडिल पाथ प्रपोज करता है। और अंत में सनातन धर्म का कोर फिलॉसफी क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है कि फ्री विल और डेस्टिनी एक ही छड़ी के दो पहलू हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की चिंता किए। यानी हमारे एक्शंस हमारे हाथ में हैं, लेकिन उनका रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसलिए कर्म थ्योरी कहता है कि हम अपने प्रेजेंट कर्मों के जरिए अपने किस्मत को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके फल पे हमेशा कंट्रोल नहीं होता। फ्री विल का ये कॉन्सेप्ट भगवत गीता के 18वें चैप्टर में हाईलाइट किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के पास विवेक है जिससे वो सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं, लेकिन ये भी प्रारब्ध अर्थात पास्ट कर्म के आधार पे होता है। इसलिए कर्म और फ्री विल का समन्वय अर्थात बैलेंस आवश्यक है। भगवत गीता के अनुसार फ्री विल का कॉन्सेप्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि मनुष्य अपने एक्शन को धर्म और कर्म के प्रिंसिपल के हिसाब से कैसे यूज करते हैं। गीता ये कहती है कि हर मनुष्य के पास अपनी चॉइसेस करने का अधिकार है, लेकिन इन चॉइसेस का ज्ञान और समझ होना आवश्यक है। कर्म के कॉन्सेप्ट के साथ फ्री विल का रिलेशनशिप काफी गहरा है। गीता के अनुसार हर एक्शन का एक फल होता है और ये फल हमारे पास्ट एक्शंस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे पास फ्री विल नहीं है। कर्म योग हमें ये सिखलाता है कि हमें अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए एक्शन लेना चाहिए। कृष्ण ये भी कहते हैं कि अगर हम अपने एक्शंस को धर्म और निष्काम से करते हैं, तो हम अपने फ्री विल को सही तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं। इस प्रकार से भगवत गीता फ्री विल को एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन के कंटेक्स्ट में देखता है, जहाँ इंसान अपने डिसीजन को धर्म के अकॉर्डिंग ले सकता है। भगवत गीता में डिटर्मिनिज्म का भी कॉन्सेप्ट है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ वस्तुएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन ये भी आवश्यक है कि हम अपने फ्री विल का उपयोग करके अपने एक्शंस को समझकर ही कोई डिसीजन लें। इस तरीके से गीता फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के बीच एक यूनिक बैलेंस क्रिएट करती है। गीता हमें ये समझाती है कि हमारे एक्शंस और उनके रिजल्ट्स के बीच एक लिंक है, लेकिन हमारे एक्शंस हमेशा हमारे हाथ में होते हैं। ये एक एम्पावरमेंट का फीलिंग देता है, जहां मनुष्य को अपने जीवन को दिशा देने का अवसर मिलता है। मित्रों, ये डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल का डिबेट एक ऐसा टॉपिक है जो हजारों सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। साइंस, साइकोलॉजी और फिलॉसफी के अलग अलग पर्सपेक्टिव इस मुद्दे को अलग अलग रोशनी में रखते हैं। क्या हम अपने फैसलों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? ये सवाल शायद कभी पूरी तरीके से सुलझ ना पाए, लेकिन एक चीज तो पक्की है, हम अपने डिसीजंस को समझदारी से ले सकते हैं और अपने कर्मों को बेटर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं कि आप इस डिबेट को कैसे देखते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।